हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं मूड डिसऑर्डर के बारे में। मूड डिसऑर्डर में बहुत सारे अलग अलग आपको डिजीज मिलेंगे और उनके फेजेस मिलेंगे। उन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ में साइन एंड सिम्टम्स इसका क्या होता है, कॉजेज क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं मूड डिसऑर्डर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे प्लेटफॉर्म पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, चाहे फार्माकोलॉजी हो, एनाटॉमी हो या फिर साइकेट्रिक हो, पीडियाट्रिक हो, इन सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे लेक्चर। बात करते हैं फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन के बारे में कि मूड डिसऑर्डर समझने से पहले सबसे पहला जानेंगे मूड किसे बोलते हैं, डिसऑर्डर किसे बोलते हैं। तो जानते हैं, मैंने डिसऑर्डर के बारे में पिछले बार ही बताया था कि जब बहुत सारे अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। बात किए थे मूड के बारे में। मूड बोला गया इट इज अ सस्टेनेड एंड परसीव इंटरनल इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। बोला गया कि यह क्या है, यह एक निरंतर लगातार या फिर प्रारंभिक स्थिर रूप से कोई भी पर्सन इंडिविजुअल का इंटरनल क्या है, इमोशनल है, उसी को क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं। यानी किसी भी पर्सन के अंदर का जो इमोशंस है, जो या फिर लगातार बदलते जाता हो या फिर स्थिर रूप से है, उसी को क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं। बात करते हैं अफेक्ट के बारे में कि अफेक्ट किसे बोलते हैं। तो इट इज अ शॉर्ट टाइम इमोशनल रिस्पॉन्स टू एन आइडिया। यानी कोई भी आप एक्शन करते हैं, कोई भी इमोशनल से होते हैं किसी चीज से, अगर उसको देखकर जो आपके अंदर से जो एक्शन, जो एक्टिविटी करने का मन करता है, उसी को क्या बोलते हैं, अफेक्ट बोलते हैं। मूड डिसऑर्डर को ही अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं मूड डिसऑर्डर के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसे बोला गया इट इज नोन एज द अफेक्टिव डिसऑर्डर। इट इज क्लासिफाइड एज द यूनिपोलर डिसऑर्डर एंड बाइपोलर। बोला गया कि जो मूड डिसऑर्डर है इसको अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आगे क्लासिफाई करके बात करेंगे, यूनिपोलर डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिपोलर कहते किसको है। तो बोला गया इन डिप्रेशन क्लाइंट में भी एक्सपीरियंस वन और मोर एपिसोड ऑफ लो लेवल ऑफ मूड नोन एज यूनिपोलर। आप यूनिपोलर को डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। बोला गया कि ऐसा कंडीशन जिसमें जो पर्सन, जो क्लाइंट है, वो कैसा हो, जो उसका जो मूड है वो लो लेवल का हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपोलर बोलते हैं। अब लो लेवल में जो मूड है वो कैसा भी बार बार तो चेंज कर रहा हो या फिर और डिप्रेस होते जा रहा हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोलर बोलते हैं, यानी एक ही रहना। बात करते हैं बाइपोलर के बारे में। बोला गया इन बाइपोलर डिसऑर्डर क्लाइंट में भी एक्सपीरियंस बोथ द लो मूड एंड द एलिवेटेड मूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिया या फिर हाइपोमेनिया बोलते हैं। बोला गया कि बाइपोलर किसे बोलते हैं कि उसमें जो मूड है वो लो लेवल में भी रहे, यानी डिप्रेशन में भी रहे, और हाई लेवल यानी डिप्रेशन से ऊपर की ओर बढ़े, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनिया बोलते हैं। यानी डिप्रेशन में पर्सन का कोई भी वर्क एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है, जबकि मेनिया में पर्सन है वो ज्यादातर एक्टिविटी इधर उधर कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनिया बोलते हैं। तो मैं आगे में मैं डीपली से इसके बारे में बात करूंगा। तो यहां तक आपको समझ में आएगा कि यूनिपोलर किसे बोलते हैं और बाइपोलर किसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने बात किया कि मूड किसे बोले कि कोई भी पर्सन है उसके अंदर के जो इमोशंस है उसके ही को क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं। फिर मैंने अफेक्ट के बारे में बात किया कि जो इमोशनल्स है उसके ऊपर में जो एक्टिविटी करने का जो उसका एक्शन मन करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसी को अफेक्ट बोलते हैं। मूड डिसऑर्डर को ही हम लोग अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जाने, जिसको मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, यूनिपोलर एंड बाइपोलर में क्लासिफाई किया गया। जिसमें देखे कि अगर जो मूड है वो लो लेवल में रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिपोलर बोलते हैं, यानी इसको डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर दोनों या तो लो लेवल में भी हो या फिर अप भी हो मूड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर बोलते हैं।
लो में रहता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं, और अप में होता है उसको मैनिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां तक ये इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन में बोला गया कि ए मूड डिसऑर्डर इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन, या एक ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन है दैट प्राइमरी अफेक्ट योर इमोशनल स्टेट। इट इज डिसऑर्डर इन विच योर एक्सपीरियंस लॉन्ग पीरियड ऑफ द एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम सैडनेस और बोथ। बोला गया कि मूड डिसऑर्डर है क्या, तो मूड डिसऑर्डर यह एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो आपका इमोशंस है उसमें अफेक्ट देखने को मिलता है, उसको अफेक्ट कर देता है। या तो आपके इमोशंस को दम लो कर देगा, या तो आपके इमोशंस को दम बढ़ा देगा, या फिर दोनों कर देगा, बढ़ा भी देगा और कम भी कर देगा। तो वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग, मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं कि जहां पे खुशी का माहौल है वहां पे क्या होगा, वो रोते हुए रहेगा, या फिर जहां पे हंसने वाली बात है वहां पे रोएगा, या फिर कहीं रोने वाली बात है वहां पे हंसेगा। तो एक ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। तो वहीं बोला गया कि इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो या तो बहुत ज्यादा खुश फील करेगा, या तो बहुत ज्यादा अपने आप को सैड फील करेगा, या तो अभी खुश है फिर तुरंत सैड हो जाएगा। यानी उसका जो बिहेवियर है वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह कब खुश रहता है और कब दुख रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ICD-10 क्लासिफिकेशन के अंदर में इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे F30 में मैनिक एपिसोड के बारे में बोला गया है, F31 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बोला गया है, F32 में डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में बोला गया है, एंड F33 में रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में बोला गया है, एंड F34 में परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर के बारे में बोला गया है, एंड F38 में अदर बहुत सारे मूड डिसऑर्डर है जिसके बारे में बोला गया है, एंड F39 में अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स मैं इन सभी के बारे में बताऊंगा, तो इससे पहले कॉजेज, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, इन सभी के बारे में जानेंगे। तब जैसे कि मैनिक एपिसोड में F30.1 आता है, F30.2 आता है, तो इस तरह से इन सभी को डिफिनीशन के अनुसार से हम क्लासिफाई करेंगे। तो अभी याद रखना है कि ICD-10 क्लासिफिकेशन के अंदर में F30 से लेकर F39 तक होता है। F34 के बाद डायरेक्ट 38 एंड 39। तो इसमें कितने हुए, 3, 6, 7 होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, मैनिक एपिसोड, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेसिव एपिसोड, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर एंड अदर मूड डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर। तो फ्रेंड जिस तरह से मैंने सिजोफ्रेनिया में मैंने बताया था, अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो आप सिजोफ्रेनिया के लेक्चर तीनों हैं, आप उसे देख सकते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं आपको सिजोफ्रेनिया से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। मैंने उसमें डोपामिन पाथवे इस सभी के बारे में बताया हूं, और इस चैप्टर को भी मैं बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं। तो इसमें फ्रेंड मैनिक यानी मैनिया के बारे में बार बार बताया जाएगा। तो मैनिया किसे बोलते हैं, बोला गया मैनिया इज ए कंडीशन पेशेंट हैव ए पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मल elevated extreme change in mood और इमोशन, एनर्जी लेवल और एक्टिविटी लेवल। बोला गया मैनिया क्या है, यह एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को क्या होता है, एबनॉर्मली एलिवेटेड, यानी कोई भी चीज है जैसे एक्टिविटी कोई कर रहा है तो उसका जो एबनॉर्मली क्या होता है, इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा वर्क करता है, या फिर उसके मूड और इमोशन में क्या हो जाता है, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा चेंज हो जाने के कारण से हाई हो जाता है, उसके एक्टिविटी को हाई कर देता है, उसके इमोशंस को हाई कर देता है, एनर्जी को हाई कर देता है, जिसके कारण से वो ज्यादा एक्टिविटी वगैरह उनमें देखने को मिलता है। तो उसे क्या बोलते हैं, मैनिया बोलते हैं। तो यही बोला गया। तो मैंने जैसे बताया था इससे पहले बाइपोलर और यूनिपोलर में क्या था, उसका जो मूड और जो था उसको दम लो कर दे रहा था, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें क्या आता था, डिप्रेशन आते थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनिपोलर बोलते थे। और बाइपोलर में क्या था, इसका जो मूड लेवल था उसको हाई कर दे रहा था, यानी मैनिया का कंडीशन, और लो भी कर रहा था, यानी डिप्रेशन और मैनिया दोनों बाइपोलर में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे करते हैं अब इटियोलॉजी के बारे में, किसके क्या क्या कॉजेज हैं जिसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जेनेटिक कॉज, सेकंड न्यूरोट्रांसमीटर या फिर सर्टेन जो केमिकल्स है उसके कारण से, एंडोक्राइनल डिसफंक्शन
यानी जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है अगर उसमें डिसफंक्शन हो जाता है, सही से वर्क नहीं करता है, जिसके कारण से देखने को मिलेगा। एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज भी है एंड फिजियोलॉजिकल कॉजेज एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज, ये दोनों सभी के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, जेनेटिक कॉज के बारे में, कि अगर जो पेरेंट्स हैं अगर उनमें अगर मूड डिसऑर्डर अगर पेरेंट्स है तो उनके बच्चे में 15% होने के चांसेस होते हैं। सेकंड बात करते हैं अगर मूड डिसऑर्डर अगर पेशेंट में है, अगर बच्चा आइडेंटिकल से है तो उसमें 45% होने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चा जाइगोमेटिक ट्विंस है तो 20% चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एंड सर्टेन केमिकल्स के बारे में। इससे कैसे होता है, तो इन ब्रेन मूड इज रेगुलेटेड बाय द न्यूरोकेमिकल्स सेरोटोनिन, डोपामिन एंड गावा। यानी बोला कि जो हमारा ब्रेन है उसको कौन रेगुलेट करता है, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी जो केमिकल्स हैं वही कंट्रोल करते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, गावा हो गया, ये सभी होते हैं। अगर इनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी ज्यादा कम ये सब अगर होता है तो जिसके कारण से अगर कम जाएगा तो क्या चीज होगा, या डिप्रेशन शो करेगा, अगर बढ़ जाएगा तो मेनिया का कंडीशन शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे नोट पॉइंट में बताया गया है कि इन एक्यूट मेनिया इंक्रीज द लेवल ऑफ एवब न्यूरोट्रांसमीटर। अगर सेरोटोनिन, डोपामिन, गावा ये सभी का अगर लेवल इंक्रीज कर जाता है तो मैनिया का कंडीशन देखने को मिलेगा। सेकंड बात करा गया कि इन डिप्रेशन लो लेवल ऑफ द सेरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। बोला गया कि अगर डोपामिन, सेरोटोनिन ये सभी का अगर लेवल लो हो जाएगा तो क्या होगा, डिप्रेशन का कंडीशन देखने को मिलेगा। बात करते हैं थर्ड, एंडोक्राइनल डिस्फंक्शन। एंडोक्राइनल डिस्फंक्शन कहने का मतलब जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है अगर वो सही से वर्क ही नहीं करेगा तो जिससे क्या होगा, जो हार्मोन्स है उसमें इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण से भी मूड डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। जैसे थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन सही से नहीं रिलीज करेगा, जिसके कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिसके कारण से भी मूड डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। सेकंड बात करते हैं कजिन डिजीज के बारे में, कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है जहां से कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल हो गया और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो नहीं रिलीज होते हैं ज्यादा मात्रा में, जिसके कारण से कजिन डिजीज और इसी के कारण से क्या होता है, मूड डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। सेकंड बात करते हैं एडिसन्स डिजीज के बारे में, कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें क्या हो जाता है, बेनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन ले लेता है, जिसके कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारे मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कॉजेज के बारे में एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज के बारे में। फिजियोलॉजिकल कॉजेज, अगर कोई भी पर्सन है उसके अगर जैसे कि हैंडीकैप है या फिर उसका पैर लेग नहीं है या फिर कोई और कम हाइट है या फिर बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो जिसके कारण से वो चिंता करने लग जाए, बार बार सोचने लग जाए कि मेरा हाथ नहीं है, हम क्या अब कैसे काम करेंगे, यानी वो खुद को डिमोटिवेट करने लगे, तो जिसके कारण से भी मूड डिसऑर्डर हो सकता है, वो पर्सन है वो डिप्रेशन के केसेस में जा सकता है फिजियोलॉजिकल के कारण। साइकोलॉजिकल, कोई भी स्ट्रेस लेने के कारण से, यानी बिजनेस वगैरह में अगर लॉस हो चुका है या फिर ब्रेकअप ऐसा हो चुका है, तो इन सभी के कॉजेज के कारण से क्या, या फिर जो जिस पर्सन से बहुत ज्यादा लगाव है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा हो, तो जिसके जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है वो हट जाने के कारण से भी मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी इटियोलॉजी है जिसके कारण से मूड डिसऑर्डर होता है। एक और मैं फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहला जेनेटिक, सेकंड मैंने बात किया न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स के बारे में कि अगर इनमें अप एंड डाउन होगा तो अगर ज्यादा लेवल होगा तो मैनिया का कंडीशन देखने को मिलेगा, अगर कम होगा तो उसमें डिप्रेशन का कंडीशन देखने को मिलेगा। फिर मैंने बात किया एंडोक्राइनल डिस्फंक्शन के बारे में कि अगर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है तो जिसके कारण से भी मूड डिसऑर्डर होगा। फिजियोलॉजिकल बताया कि अगर कोई पर्सन हैंडीकैप है, हाइट कम है या फिर बहुत पतला है, तो जिसके कारण से वो बार बार सोचकर वह डिप्रेस के कंडीशन में हो जाता है। फिर बात की है फिजियोलॉजिकल के बारे में कि अगर साइकोलॉजिकल के बारे में कि अगर ऐसा पर्सन है कि जो क्या हुआ या बिजनेस वगैरह या फिर किसी या बार बार फेल हो जा रहा है, तो जिसके कारण से वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसके कारण से डिप्रेशन के केसेस में जाता है। तो ये सभी इटियोलॉजी है। अब हम बात करते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में।
जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बाइपोलर यूनिपोलर का, तो बाइपोलर का डेफिनेशन क्या होगा कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर वेयर ईयरलियर नोन एज द मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस। जो बाइपोलर डिसऑर्डर था उसके पहले के ईयरलियर टाइम में इसको क्या चीज के नाम से जानते थे, मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस के नाम से जानते थे। इसको हम लोग एमडीआर एमडीपी भी लिखते हैं। तो बात करते हैं कि बोला कि मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द recurrent episode of mania and depression in the same patient at different time। बोला गया कि जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर किसे बोलते हैं कि अगर जो मूड जो कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी पर्सन जो पेशेंट है उसका अगर रिकरेंट उनमें क्या मैनिया और डिप्रेशन का कंडीशन देखने को मिलता हो, यानी जो उसका मूड है वो कभी लो कभी हाई हो एक ही पेशेंट में, बट डिफरेंट टाइम में रिकरेंट अगर बार बार देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। इसको क्लासिफाई किया गया 3 टाइप्स में, मैनिक टाइप, डिप्रेसिव टाइप एंड सर्कुलर टाइप। मैनिक टाइप कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका एक्टिविटी वगैरह है, जो मूड का जो लेवल है वो कैसा रहेगा, हाई रहेगा। एंड डिप्रेसिव टाइप में क्या होगा कि इसको कोई भी काम वगैरह करने समय क्या रहेगा, इंटरेस्ट ना रहेगा। सर्कुलर टाइप में कहने का मतलब कि दोनों हाँ ना दोनों, मतलब बार बार कभी हाँ कभी ना, इस तरह से इसमें देखने को मिलेगा। तो ये टाइप होता है। इसको समझने के लिए आप सिंपल से माने कि अगर ये रो है तो अगर ये ऊपर की ओर इस तरह से गया तो इसको क्या बोलेंगे कि जो मूड का लेवल है ऊपर की ओर बढ़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, मैनिया बोलेंगे, मैनिया टाइप बोले। और अगर यही नीचे की ओर फिर बढ़ा तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्रेसिव टाइप बोलेंगे। इसको मैनिया बोले, इसको डिप्रेसिव टाइप बोले। और यही फिर यहीं से ऐसे हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर टाइप बोलेंगे। इसमें भी अलग अलग सब टाइप्स आते हैं, जैसे मैनिया में आता है पोलर 1 आता है, 2 आता है, इस तरह से इसको भी क्लासिफाई किया। तो उतना नहीं जानना, बस इतना जानिए कि मैनिक टाइप में क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी वगैरह है, इमोशंस है, जो मूड है वो हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। एंड डिप्रेसिव में क्या हो जाएगा, जो मूड है वो पूरा लो हो जाएगा। और सर्कुलर में दोनों हाना हाना इस तरह से चलेगा। तो ये स्टेजेस हो गए। और स्टेजेस ऑफ मैनिया के बारे में कि स्टेजेस ऑफ मैनिया का भी डिफरेंट स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो बोला गया स्टेजेस ऑफ मैनिया 3 होते हैं। हाइपोमेनिया, सबसे फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, हाइपोमेनिया। सेकंड स्टेज को क्या बोलते हैं, एक्यूट मेनिया। एंड थर्ड स्टेज को हम लोग डिलीरियस मेनिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए तीनों के बारे में जानते हैं कि हाइपोमेनिया किसे बोलेंगे, एक्यूट मेनिया किसे बोलेंगे एंड डिलीरियस मेनिया किसे बोलते हैं, जिसके बारे में जानेंगे। बोला गया हाइपोमेनिया द मूड डिसऑर्डर इन विच द सिम्टम्स आर नॉट सीवियर टू कॉज सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट इन सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। बोला गया कि जो हाइपोमेनिया होता है ये मूड डिसऑर्डर में कोई भी सिम्टम्स वगैरह सीवियर नहीं होता है, या कोई भी इंपेयरमेंट देखने को नहीं मिलता है उसके वर्क एक्टिविटी में, या फिर जो सोसाइटी में रह रहा है उसके बिहेवियर ये सब में कोई भी सीवियर सिम्टम्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, हाइपोमेनिया बोलते हैं। बात करते हैं एक्यूट मेनिया के बारे में कि व्हेन इंटेंसिफाइड मैनिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन ए patient, this disorder is known as the hypomania, and if patient requires hospitalization is known as acute mania। बोला गया क्या कि जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि हाइपोमेनिया में कोई भी सिम्टम्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा था जहां वो वर्क कर रहा था वहां पे, या फिर ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग करता है वहां पे कोई भी सीवियर यानी का सिम्टम्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा था, उसको हाइपोमेनिया बोलते थे। अगर उसको रिक्वायरमेंट हो जाए हॉस्पिटल में भर्ती करने का तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट मेनिया बोलते हैं। बात करते हैं डिलीरियस मेनिया के बारे में कि सीवियर क्लॉडिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंस विथ कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, स्टूपर, एक्सट्रीम लेवल मूड और विजुअल हेलुसिनेशन, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी विच हैज रिस्क ऑफ हार्मिंग टू सेल्फ और अदर्स। डिलीरियस करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सीवियर आपको जैसे
कॉन्शियसनेस लेवल सीवियर देखने को मिले, कंफ्यूजन देखने को मिले, डिसओरिएंटेशन देखने को मिले, या फिर विजुअल हेलुसिनेशन वगैरह देखने को मिलता है, या फिर जो उसका साइकोमोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, जिसके कारण से उसको क्या हो जाएगा, हार्म खुद को पहुंचा सकता है या फिर किसी और को पहुंचा सकता है। तो इसमें सिंपल से बोल सकते हैं कि जो रफ कंडीशन है, जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीरियस मैनिया के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड सिंपल मैंने बात किया स्टेजेस के बारे में कि 3 स्टेज हुआ। हाइपो में कोई भी साइन एंड सिम्टम्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जब उसको हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट पड़ा तो उसको हम लोग एक्यूट बोले, और जब सीवियर हो गया, बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन वगैरह देखने को मिला, इंक्रीज या साइको मोटर एक्टिविटी देखने को मिला, तो इन सभी को देखने से क्या हुआ कि ये जिसके कारण से वह खुद को हार्म पहुंचा सकता है या फिर और लोगों को भी हार्म पहुंचा सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिलीरियस मैनिया के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आज बात किया इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके क्या क्या इटियोलॉजी है जिसके बारे में जाने, स्टेजेस के बारे में जाने, मैनिया के बारे में जाने। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें, ताकि जब नेक्स्ट जब लेक्चर लाए जिसमें मैं क्लासिफाई करने वाला हूँ ICD-10 क्लासिफिकेशन के बारे में, तो उसके पहले मैं उसको रिव्यू करके आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच फ्रेंड लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।